Dear students of Standard 9, once again you are welcome in Standard 9 SST online classes. Dear students, I have started in last video the chapter French Revolution. As you know, this chapter is very important and you have to understand this chapter very seriously because all chapters of Standard 9, especially initial 3 chapter, is totally based on the revolution. And I also explain that having a lot of importance of this revolution and to understand world history and to understand the modern time of modern world, it is necessary to understand this chapter very seriously. मैंने देखा कि पिछले वीडियो डालने के बाद बहुत सारे बच्चों का कॉल भी आया और उनका डिमांड था कि सर इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा सा हिंदी भी होना चाहिए, तब जा कर के पूरा क्लियर हो पाएगा। तो आपके डिमांड को ध्यान में रखते हुए अब मैं प्रयास करूंगा कि लेक्चर में इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा सा हिंदी भी हो, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। First of all, you should understand how the chapter is just starting in your NCERT book. You will see that the chapter is just begin with the story just happened in middle of French Revolution. चैप्टर कुछ इस प्रकार से आपके बुक में स्टार्ट हो रहा है जिस तरह से कि एकाएक से 14 जुलाई 1789 को बहुत सारे लोग जमा हो जा रहे हैं और कुछ यूं कहें कि जिस तरह से कोई मूवी होता है और मूवी के शुरुआत में कोई बीच का सीन से जिस तरह से स्टार्टिंग होती है, उसी तरह से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्यारे बच्चों, और आप अगर इसे ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। जहां तक मुझे पिछले चैप्टर्स का एक्सपीरियंस है, पिछले क्लासेस का जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने देखा कि पूरी तरह से बच्चे इस चैप्टर के लेक्चर्स में क्लास में बच्चे डूब जाया करते थे। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप भी बिल्कुल वैसे ही इस चैप्टर में आप पूरी तरह से डिटरमाइंड हो जाओगे और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप इस चैप्टर को करोगे। तो आपको जैसे बता रहा था कि एकाएक से क्या होता है कि शहर के बीचों बीच लाखों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। What was the reason to collect or gather so many peoples in vastly cities? The reason that an incident just became common in the society, that the rulers had just ordered the troops to control the cities by taking away the different rights to the common peoples. ये अफवाह पूरा फैल जाता है फ्रांस के सोसाइटी में कि राजा जो है, उस समय के जो रूलर्स थे, लुइस 16, उसने अपने आर्मी को, अपने पुलिस को, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह से वेस्टली सिटीज में, कैपिटल सिटी में पुलिस को उतार देता है। लोग सारा घबरा जाते हैं कि शायद गवर्नमेंट
और द रूलर जो है वो कुछ गलत करने वाला है। इस अफवाह में एकाएक से देखा जाए तो पूरे सिटीज़ के लोग वहाँ पर शहर में कलेक्ट हो जाते हैं और कलेक्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, वहाँ के जो फोर्ट होता है, बैसले का जो फोर्ट होता है, जहाँ पर कि कुछ कैदी को एक जेल, एक कह सकते हो कि वो जेल है और जेल में कुछ कैदी को रखा गया है। दूसरी बात, जमा होने के पीछे पीपल्स को लग रहा होता है कि रूलर्स के साथ लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे एम्यूनिशंस होना चाहिए, हमारे पास हथियार होना चाहिए। तो हथियार के खोज के लिए वो बहुत सारे लोग इधर उधर फैलते हैं और ढूंढने का कोशिश करते हैं, जिसके कारण से वो जेल पे वो अटैक करते हैं। जेल पे अटैक करने के बाद वहाँ पर 7 कैदी को वो आज़ाद करा देते हैं और साथ ही जेल के जो कमांडर होता है उस कमांडर को भी वो मार देता है। इस घटना के बाद पूरी तरह से फ्रांस का जो रूलर था वो पूरा सीरियस हो गया और काफ़ी गुस्से में आ गया। उसके बाद उसने अपने आर्मी ट्रूप को ऑर्डर दे दिया और कि जो पब्लिक अगर इस तरह से कर रहा है तो उसको मतलब कंट्रोल किया जाए। अब एक बात यहाँ पे उठती है, लोगों के अंदर में ये जो अफवाह फैली, इससे लोग परेशान क्यों हुए? लोग क्यों परेशान हुए? लोगों को क्यों लगा कि उनका फंडामेंटल राइट्स या जो भी राइट्स उनको दिया गया है उनके अधिकार को छीना जा रहा है? ये सारी बातें आप इस चैप्टर में समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर की बिगनिंग जो है बीच से है। डायरेक्टली इस चैप्टर की बिगनिंग आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन से किया गया है। इसलिए आप जब चैप्टर को स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी में पढ़ना तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों आपको घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं और आप पूरी तरह से इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझोगे। पिछले लेक्चर में हम थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस दिए थे कि रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था। आज हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा हमने बताया था कि उस समय सोसाइटी कैसी थी। तो फ्रांस की सोसाइटी की अगर हम बात करें तो फ्रांस की सोसाइटी वो 3 भागों में बटा हुआ था। वहाँ के लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, क्लर्गीज, नॉवेल्स एंड थर्ड स्टेट्स। क्लर्गीज में वहाँ के चर्च के जो फादर्स होते थे या रिलीजियस प्रॉफिट्स या जो थे वो आते थे, वो सबसे सोसाइटी के टॉप मोस्ट पे होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया में जब कास्ट सिस्टम था और उस कास्ट सिस्टम में ब्राह्मणों को सबसे ऊपर का स्थान दिया गया था, उसी प्रकार से फ्रांस के सोसाइटीज में जो क्लर्गीज थे, रिलीजियस पीपल्स थे, जो चर्च के फादर्स थे, उनको सबसे टॉप पे रखा गया था और क्लर्गीज जो कि चर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे। इनकी संख्या गिनी चुनी थी। आई मीन टू से द पॉपुलेशन ऑफ द क्लर्गी इज अबाउट टू 0.5 और 1%। सेकेंड कैटेगरीज में जो आते थे वो नॉबेल्स कहलाते थे। नॉबेल्स आर द पीपल्स जस्ट बिलोंगिंग टू रूलिंग, राइट? The peoples just belonging to administrations, the peoples who are in the active roles for the ruling of French ruling system, right? इसमें रूलर्स के फैमिली, ऑफिशियल्स के फैमिली, ये सारे लोग आते थे और क्लर्गी और नॉबेल्स सोसाइटी का अपर मोस्ट पीपल्स माने जाते थे। एंड यूँ कहा जाए कि फ्रेंच सोसाइटी के ये डोमिनेंट क्लास के लोग हुआ करते थे। थर्ड, जिसको कि थर्ड स्टेट्स हम कहते थे, और थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास, पीजेंट्स, आर्टिसंस, प्रोफेशनल, लैंडलेस लेबर, ये सारे लोग आते थे। एक इम्पॉर्टेंट मैटर यहाँ पे है कि मिडिल क्लास
जो ग्रोइंग क्लास, बिजनेस क्लास, ये सारे इसमें आते थे। और यही ग्रोइंग क्लास, इकोनॉमिकल जनरेटिंग क्लास आगे चल कर के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हुए। आई मीन टू से हैविंग इन एक्टिव रोल दिस middle class peoples, the professionals, because in third state few of the peoples are just awareing from the whatever just happening, the different incident around the world. Right now, one more thing to understand here, that how can the economy is just running there. क्लर्गी और नॉवेल्स को बहुत सारी सुविधाएं स्पेशल मिली हुई थी। आई मीन टू से द क्लर्गी एंड नोबल्स गॉट स्पेशल प्रिविलेजेस, एंड these privileges just find on the basis of their birth. जन्म के साथ ही वो क्लर्गी और नॉबल्स होते थे, और क्लर्गी और नॉबल्स जो थे उनको बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी प्रिविलेजेस, बहुत सारी सुविधाएं मिला करती थी। उन्हें दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इवन the taxes has to be paid by the third estate, and the tax obtained from the third estate, they just manages their requirements and other purposes. Dear students, the third estate has to pay two types of taxes. The first one, the tithes. This tax was levied by church to third estates, and they have to pay 1/10 of their generated income. And the second tax is still, it is paid by the third estate to the noble directly. It is the second type of tax paid by third estate peoples to the ruling system, and the ratio and amount of this tax was just varied time to time. कहने का मतलब दो प्रकार की टैक्सेज होती थी, टिट्स एंड टेल्स। टिट्स वो क्लर्गी को थर्ड स्टेट के द्वारा पे किया जाता था, जिसमें कि थर्ड स्टेट के इनकम का 1/10 पोर्शंस पे करना होता था। और दूसरा टैक्स टेल्स के रूप में थर्ड स्टेट को, नोबल्स को, रूलिंग सिस्टम को पे करना होता था, जो कि जिसका अमाउंट और क्वांटिटी वो वेरी करता था। तो कहने का मतलब था, ये क्लियर हो गया कि जो बर्डन था फ्रांस की सोसाइटी के रूलिंग के लिए फाइनेंस का, वो थर्ड स्टेट के द्वारा जनरेट किया जाता था और थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ता था। तो डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स देयर इज मच मोर प्रॉब्लम फॉर द थर्ड स्टेट्स पीपल। एज आई टोल्ड यू and explained you in first lecture, that about to total population of France was 28 million, right? If we see the population of beginning of the 18th century, it was about to 23 million, and it just became about to 21
28 million in 1779. So you will see that there was increasing of population. There was increasing of population fastly. The second thing, the day by day, for fulfilling the different taxes, the government was just imposing new taxes to the common people or to the third state. The next point, there was not improvement in any public facilities for the people. There was not improvement done for the agriculture productivity by the rulers. कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ तेजी से फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ रहा था, दूसरे तरफ लुइस 16 और उसकी वाइफ जो कि लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते थे, तो उनकी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा था, मीन्स सरकारी खर्चा बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा पिछले लेक्चर में लुइस 15 के द्वारा लड़े गए डिफरेंट वार्स में बहुत सारा कर्ज फ्रांस को हो गया था, जिसमें कि जिस कारण से a heavy quantity of money has to pay as interest. तो फ्रांस को एक तरफ बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता था, लगभग ये 2 बिलियन लीवर्स हो गया था, 2 बिलियन लीवर्स हो गया था, और इसका इंटरेस्ट भी पे करना होता था लगभग 10%, और ये टैक्स के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी, जिसके लिए रूलर्स जो था, लुइस 16 जो था, वो टैक्स बार बार इम्पोज करता था कॉमन पीपल्स पे। एग्रीकल्चर का स्थिति सही नहीं था, कई बार लगातार नेचुरल डिजास्टर्स आने के कारण प्रोडक्टिविटी नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था। ये सारे कारण हो गए लोगों का माइजरेबल कंडीशन के लिए। लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में ही सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, तो वो टैक्स कहाँ से पे कर पाते। और इसके साथ ही सरकार का और शासन का सही रवैया नहीं था, पॉजिटिव एटीट्यूड्स नहीं था, फैसिलिटीज उनके द्वारा नहीं दिया जाता था, इसलिए डे बाय डे अपने आप को क्रस्ट फील करते थे। डे बाय डे जो पीपल थे वो रूलिंग सिस्टम से पूरी तरह से परेशान थे। शायद बच्चों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग रिवॉल्यूशंस करने के लिए, लोग शासन को बदलने के लिए मजबूर क्यों हो रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आप आज देखा कि सोसाइटी का डिवीजन किस प्रकार से था और वो कौन सी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था जिस प्रॉब्लम के कारण से लोग मजबूर थे रिवोल्ट के लिए। और इन वन लाइन आई जस्ट कैन से दैट पीपल्स were facing a lot of problem to survive, means the peoples were struggling for survive. For notes point of view, you should just note in your notebook the reasons of struggles of survive are the fast growing population. In 1715 it was 23 millions. In 1789 it just became 28 millions. Second, increasing taxes. Third, bad harvesting creates subsistence crisis. Fourth, generally growing of the middle class, means growing of the education and awareness among the third state peoples. Third, rising the prices of food materials. These were the reasons for struggle of the survival, and peoples were now in the situation to outbreak against the ruling system.
Dear students, furtherly I will continue the next topic in next video. Thank you. Have a nice day.